गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग डीएनए ब्लॉक वन शॉट डिस्कस करेंगे ना। स्टूडेंट, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो थ्योरी है, तो मैं नोट्स में से प्रॉपर रीड करता हूँ। दिस इज प्रॉपर एनसीईआरटी। यहाँ पे जो पार्ट है, जैसे K2CR2O7 का प्रिपरेशन है, KMnO4 का प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, ये मैं आपको एक प्रॉपर पेपर पे लिख के समझाऊंगा, ठीक है? तो पहले जो थ्योरी पार्ट है वो फिनिश कर देते हैं। सब लोग ध्यान से सुनना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 3 से, एंड 3 से लगा के 4 तक जाता है। पीरियड नंबर 4 से जाता है 7 तक, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे चार सीरीज होती है। एक होता है 3D सीरीज, और 3D सीरीज मतलब एन इक्वल्स टू क्या होता है, 4। 4D सीरीज मतलब एन इक्वल्स टू 5 एंड सो ऑन। बराबर है? जो 3D सीरीज है इसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। 5D सीरीज को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, एंड इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स है, तो 10 फोर जा 40 एलिमेंट्स होंगे। इतना सबको समझा? अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तो इनका जो डी ऑर्बिटल है उसमें 1 से लगा के 10 तक हो सकते हैं, और एनएस में 1 से लगा के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनना। स्कूल सेक्शन में आपको सिखाया जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, या फिर जिनका एक शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। वो राइट है, रॉन्ग नहीं है, बट दैट इज फॉर स्कूल सेक्शन, ठीक है? प्रॉपर जो एनसीईआरटी स्टेटमेंट या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का प्रॉपर डेफिनेशन है ना, वो क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आइदर इन द ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैं अगर बात करता हूँ स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम बच्चों 21 होता है, तो ये 3D1 हो जाएगा 4s2। तो आप बताओ, क्या ये नेटिव नेटिव स्टेट में इसका डी ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, या इनकम्प्लीटली फिल्ड है या नहीं है? ये बोलो बच्चों, है। तो इसका मतलब स्कैंडियम इज अ डैश एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर मैं बात करूँ जिंक की, जिंक जो होता है 30 होता है, इट इज 3D10 एंड 4s2। तो 3D10 और 4s2 में डी ऑर्बिटल बच्चों क्या कंप्लीटली फिल्ड है? और अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैं जिंक का +2 लेता हूँ, तो जिंक का +2 में 3D10 हो जाएगा, और 4s क्या हो जाएगा, 0। तो क्या यहाँ पे 3D10 और यहाँ पे भी 3D10 है। नेटिव स्टेट में भी, जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जिंक जो है वो 3D10 ही है। इसका मतलब इसके पास में कोई मतलब डी ब्लॉक में इनकम्प्लीटली फिल्ड है क्या? ये नहीं है। इसका मतलब जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो जिंक के जस्ट नीचे कौन आता है? मर्क्यूरी आता है, कैडमियम आता है, बराबर है, कॉपरनीशियम आता है। ये सब के सब एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं है? नहीं है। तो बच्चों याद रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है? और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो फिर ग्राउंड स्टेट में उसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, मतलब सॉरी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन ये है। अगर आपको असर्शन और रीजन में एक क्वेश्चन आया, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, असर्शन बच्चों राइट है कि रॉन्ग है? राइट। राइट है। बोलो, राइट है कि रॉन्ग है? जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बोलो। राइट है। राइट है। और रीजन में आया बच्चों, सिंस इट हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आइदर इन द ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ, ये रीजन इसका राइट है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये प्रॉपर क्या हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। सबको समझा? यस सर। याद रखना। तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कॉपरनीशियम, दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चार सीरीज होती है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 3D सीरीज की बात करता हूँ, ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन, वेरी क्लेवर मैन, फेलो को निकाल के खूब झाड़ा, बराबर है, ऐसे मान लेते हैं। तो बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज ना। 3D सीरीज की बात करें
तो यहाँ पे क्रोमियम और जो कॉपर है उनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सबको पता है बच्चों। तो आई नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, ठीक है, ये सबको पता है। आप बताओ, क्रोमियम और कॉपर में बच्चों 4s2 होता है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बनाए, सब लोग ध्यान से देखना स्क्रीन पे। क्रोमियम और कॉपर में बच्चों 4s1 है। अगर क्रोमियम और कॉपर में 4s1 है, इसका मतलब बाकी में 4s2 है। खत्म। तो याद रखना, इधर 4s2 आ जाएगा बाकी सब में, और 3D के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। जैसे अगर किसी ने पूछा आपको Fe26, तो 3D आएगा और 4s आएगा। तो बच्चों 4s में बच्चों ये तो अपने एक्सेप्शनल में नहीं है, मैं नहीं है तो 2 हो जाएगा। तो सुनो, 18 तो आर्गन का था ही, 18 + 2 मिला के कितना हो गया 20, तो बचे कितने 6, तो 26 हो जाएगा, हो गया खत्म। ऐसा। वैसे ही जिंक कैडमियम, यहाँ पे देखना 4D सीरीज में, यहाँ पे एट्रियम जर्कोनियम एंड कैडमियम, इन तीनों में 5s2 होता है, बाकी सब में 5s1 होता है। खाली पैलेडियम में 5s0 है। पूरे डी ब्लॉक में 40 के एलिमेंट्स में, टोटल 40 एलिमेंट्स में खाली एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसके s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बच्चों, और वो कौन है? याद रखना, पैलेडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैलेडियम इज द ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैज नो इलेक्ट्रॉन इन द 5s ऑर्बिटल। 5D सीरीज में गोल्ड प्लेट, याद रखना, ये दोनों 6s1 है, बाकी सब 6s2 है। और 6D सीरीज में खाली Rg है, ठीक है, रॉन्जीनियम, ये 7s1 है, बाकी सब 7s2 है। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। सब एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम जिंक इज 21 इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक 30 इज नॉट? बच्चों क्या रीजन है बताओ? जिंक के किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटिव फील्ड नहीं है, बट स्कैंडियम में तो नेटिव स्टेट में भी है और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉट, इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, वेर एज स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, सिल्वर में भी सेम हम लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली सब के सब मेटल्स है। सो दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर हार्ड, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सब स्कूल में पढ़ा है। दे हैव मेटालिक लस्टर, ठीक है। एक्सेप्शन, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, एमएन, इनके पास में डी ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फिल्ड है या तो हाफ फिल्ड है। तो ये हाफ फिल्ड होने की वजह से ये लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना नहीं पाते, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से कम होंगे। बच्चों जितने ज्यादा अनपेड डी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतना ज्यादा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे देखो नोट पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन n-1d, ठीक है, n-1d अलॉन्ग विथ ns इलेक्ट्रॉन, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा, मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा, हार्डनेस ज्यादा। mn और tc में d क्या है बच्चों? 5 है, और वो अनस्टेबल है, इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग कम होगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से कम होता है। आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। बच्चों मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल सिखाया था, तब मैंने आपको वहां पे बताया था, साइंस टीचर जैसे जानने वाले बराबर कोई नहीं, और वहां पे मैंने आपको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से केमिकल ट्विंस भी बताए थे, अगर आपको याद है तो। ग्रुप नंबर 4 में, 5 में, 6 में और 7 में केमिकल ट्विंस बताए थे, वो सेम ही एक कॉपी पेस्ट है। आगे, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इनका ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज इनके अंदर n-1 d ऑर्बिटल अलॉन्ग विथ ns इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड में, इसलिए इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो इजीली वो मेटालिक बॉन्डिंग टूटेगा नहीं, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा। इन द सीरीज कैंडियम 21 टू Zn, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज जिंक इज लोएस्ट, क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्डिंग सबसे कम है, क्योंकि ये 3d10 है, और 3d10 मतलब हाईली स्टेबल, वो बॉन्ड बना ही नहीं रहे। ठीक है। जब आपको मेटलर्जी था पहले चैप्टर, तो जिंक को तो हम लोग वेपराइजेशन से भी प्योरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जिंक का मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम था। आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों ये भी सेम है, ये हम लोग ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, वही है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो बच्चों जो 4s और 3d होता है ना, इनमें जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए 3d भी पार्टिसिपेट करता है, 4s भी पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s में से, याद रखना, पहले 4s में से फिर 3d में से इलेक्ट्रॉन निकलता है सेकंड नंबर। So both 4s and 3d orbital have less energy difference, hence both participate in bond formation
ड्यू टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों आप लोग है ना इसको खाली एक स्टेटमेंट के तौर पे देखते हो, मैं इसको असर्शन रीजन में देखता हूँ। क्या मुझे बताओ, ट्रांजिशन एलिमेंट ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? बोलो यस और नो। यस। तो उसका रीजन क्या आएगा? बोथ 4s and 3d ऑर्बिटल हैव लेस एनर्जी डिफरेंस एंड बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये इसका रीजन प्रॉपर है या नहीं है? यस सर। यस। बच्चों मैं वापस से बोला, थोड़ा इसमें ना इंटरेक्ट करना, ये थ्योरी टॉपिक है बच्चों, इसमें मैं पूछूंगा तुरंत मुझे बोला यस और नो, नहीं समझा तो मैं वापस समझाऊंगा, ठीक है? इसमें थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दे आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड, सबको पता है। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा रहेगा। जी हाँ, समझा ये वाला स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट? ना टेल मी, म्यू का वैल्यू कितना होता है बच्चों? व्हाट इज द फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ डैश एन ब्रैकेट एन प्लस टू। यहाँ पे एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन। unpaired. और अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ज्यादा। मैंने वो दिन बताया था कि एन का वैल्यू अगर समझो 1 है या 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो म्यू का वैल्यू कितना होगा बच्चों? यहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी डायामैग्नेटिक। 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.82, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.89, 5 है तो 5.92। तो मेरा आपसे एक सवाल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एन का नंबर है, आई रिपीट, जो एन का नंबर है वही बच्चों डेसिमल के पहले का नंबर है, देख लो, है कि नहीं है? जो आपका एन का नंबर है बच्चों, जो एन का नंबर है वही डेसिमल के पहले का भी नंबर है। तो इसलिए याद रखना, अगर किसी का म्यू का वैल्यू 5.92 है, कितना है 5.92, तो उसका एन का वैल्यू कितना होगा? 5. 5। 5। तो सिंपल। किसी का अगर म्यू का वैल्यू 4.89 है तो कितना होगा एन का वैल्यू? 4। 4. खत्म। 4। एंड सो ऑन। आते हैं एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, रीड करता हूँ। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाईवेलेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डाईवेलेंट? +2। प्लस अभी टू। बहुत सारे बोलने वाले बच्चे बोलेंगे सर -2 भी तो हो सकता है ना। बच्चों मेटल की बात करें, मेटल का भी माइनस होता है क्या? तो इसका मतलब ये +2 ही होगा। एटॉमिक नंबर कितना है? 25 है, तो 25 है तो क्या होगा बताओ? 3d5 4s2। तो 3d5 4s2 में से बेटा दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन पहले किस में से निकलेंगे? 4s में से, फिर 3d में से, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गए। अगर 3d5 है तो इसका n का वैल्यू 5 है, 5 है मतलब 5.92 हो गया। सबको समझा? Yes, sir. आगे, Yes, sir. कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ m+2 जिसका z बच्चों 27 है। 27 का मतलब 72 याद रखने का, ऐसा 7 और 2, करेक्ट है? तो आप बताओ, अगर m+2 है मतलब 3d7 हुआ, और 3d7 हुआ तो बच्चों इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? 3। 3। 3। कैसे याद रखने का? सुनो मेरी बात, अगर अगर डी में 1 से लगा के 5 है तो वही उसका n है बेटा, n का वैल्यू वही है, वही n है बच्चों। और अगर डी में 5 से ज्यादा है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, तो अगर 5 से ज्यादा है तो आंसर जो होगा एन का वो 10 में से माइनस करने का। तो 10 में से इधर कितना माइनस करेंगे बोलो? 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9 और इधर 10। आई होप इट इज क्लियर। Yes. यस तो सर। बताओ, आप बताओ यहाँ पे मुझे था सॉल्व करके आएगा 3d7 4s2 है, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन हाँ। गया तो 3d7 हो जाएगा। 3d7 मतलब एन का वैल्यू कितना बच्चों? 3. थ्री। और 3 हुआ तो बच्चों 3.87 हो जाएगा, खत्म। इजी था। Yes. किसी ने अगर आपको पूछा बच्चों Fe+2 का, Fe+2 का तो कितना आएगा? बोलो। 4। 4. Fe फोर। प्लस टू, फोर। रुक जाओ। Fe फोर प्लस टू पॉइंट। मतलब 26 है ना, तो 3d6 4s2 होता है, +2 मतलब ये गया तो 3d6 4. हुआ, 3d6 हुआ तो 4. 10 10 4। minus 6. बराबर है, 10 Yes. माइनस। वेरी गुड, 6. एनी सर। डाउट? हाँ बोलो। सर ये वो रूट में कन्वर्ट करते हो, वो भी एक बार बता दो। रूट में कन्वर्ट मतलब? मतलब वो सर रूट, कभी कभी रूट के ऑप्शन आ जाते हैं ना। हाँ तो रूट का ऑप्शन है तो वो तो टेंशन ही नहीं है। बताओ, अगर मान लेते हैं अगर n का वैल्यू समझो 3 है, तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n ब्रैकेट n+2 ना। हाँ तो सर। n का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 ब्रैकेट 3+2, तो बताओ कितना आएगा? 5, 5 3 15, खत्म। तो रूट 15 आया ना। हाँ सर। हम्म
सब लोग दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट म्यू फॉर नंबर 1 Fe+3, नंबर 2 CO2 प्लस Mn+2 एंड लास्ट वाला Zn+2। स्टार्ट। Fe का नंबर है फर्स्ट का आंसर कितना है बच्चों? 5 5.92 एन का वैल्यू 5 है ना, 5 हाँ 5.9। तो 5.92 आएगा ना। सेकंड वाला आया किसी को? 3 एन 3 आएगा 3। एन का वैल्यू कितना आया? 3 हम्म थर्ड का आंसर? 5 एन की 5.92 वैल्यू 5 एक मिनट ना बच्चों, फोर्थ वाला सॉल्व करो, 0 आएगा ना। यस 0 है D10 है ना अगर क्वेश्चन आया तो इसमें से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसमें, तो थर्ड Fe का थर्ड आएगा ना। Fe और Mn से सेम होगा ना हाँ सर फर्स्ट भी आएगा तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सेम आएगा। सेम है। और मिनिमम पूछा तो Zn Zn 0 Zm2। इसमें से Zn डायमैग्नेटिक कौन है, ऐसा पूछा तो? Zn वेरी गुड, इसमें रख दो थोड़ा। हाँ, नहीं, इसमें थोड़ा रख दो। चलो स्टार्ट करें। सबको मैग्नेटिक मोमेंट समझा बच्चों? यस नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। कलर के बच्चों 4 रीजन है, कल ही बताए थे, याद है सबको? इलेक्ट्रॉन बोलो, ट्रांसफर सबसे पहले क्या था? DD ट्रांजिशन दूसरा क्या था? चार्ज ट्रांसफर नेचर ऑफ लिगैंड। तीसरा क्या था? ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। चौथा क्या था? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। याद आया कुछ? चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। बच्चों डीडी ट्रांजिशन कब होगा, मैंने बताया था, याद करो याद करो। D1 से 9 जब में अगर D0 है या D10 है तो पॉसिबल ही नहीं है, कलरलेस हो जाएगा। और D1 to 9 है तो कलर्ड कलर होगा या कलरलेस? कलर्ड बराबर है, कलर हो जाएगा। अभी कौन सा कलर होगा वो हम लोग नहीं पढ़ सकते बच्चों, कलर होगा या नहीं होगा वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अपने को वेवलेंथ एंड ऑल दैट वो सब भी पता होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसका ऑपोजिट कलर वो दिखाएगा। मतलब अगर समझो विबग्योर, अगर आपको पता है, ये शॉर्टेस्ट सबसे इजी मेथड ये है। विबग्योर में आई मत लेना इसमें। अगर वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा कलर दिखेगा? ऑरेंज कलर दिखेगा। अगर वो वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा कलर का दिखेगा? येलो। येलो दिखेगा, बराबर है। अगर समझो उसने रेड कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन ग्रीन। ग्रीन एंड सो ऑन। अगर वो येलो कलर का दिख रहा है मतलब वॉयलेट एब्जॉर्ब की। वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। 3D10 और 3D0 दोनों कलरलेस होते हैं, 3D1 to 9 कलर्ड होगा। अभी जैसे मैं आपको स्क्रीन पे पूछता हूँ, ये कंपाउंड कलर्ड है कि कलरलेस है बच्चों? कलर्ड ये कलर्ड है, ये वाला, कलर कलर्ड ये वाला और ये वाला। कलर्ड आगे ना क्वेश्चन, कलरलेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस?
जिंक का कोई भी कंपाउंड, याद रखना, जिंक का कोई भी कंपाउंड हमेशा क्या होगा, कलरलेस। कलरलेस ही होगा। जिंक का कोई भी कंपाउंड कलरलेस होगा बच्चों, याद रहेगा सबको। अभी नया जो ट्रेंड निकला है ना, वो ऐसा भी निकला है, आपको बोलेंगे ये कंपाउंड कलर्ड है कि कलरलेस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एफी को चेक करना पड़ेगा कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में। सबको समझा? इस टाइप से वो लोग पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरा थियोरी है, रीड करना। ड्यू टू द कंपेरेटिवली स्मॉल साइज, अभी बच्चे बहुत बोलते हैं ये क्या है, तो क्या है, थियरी है, कुछ नहीं। अरे बच्चों, लेकिन यही असर्शन रीजन में, यही आपको करेक्ट इनकरेक्ट में, यही आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो फिर 1 2 ऐसे में फंसा देंगे। डीएनए ब्लॉक जो है वो इसी तरीके का आया था। ड्यू टू द कंपेरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द मेटल आयन एंड देयर हाई आयोनिक चार्ज, चार्ज ज्यादा है, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, दे फॉर्म बॉन्ड, और इसलिए वो लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को क्या भी बोलते हैं बच्चों, याद करो। Coordination. तो आप बताओ, असर्शन ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। True. और रीजन में आपको True. देंगे, द डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयन एंड हाई आयोनिक चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। बच्चों ये राइट है कि नहीं है? एज इट इज एनसीईआरटी में से उठाया। तो ये आपका असर्शन और ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज होते हैं, बिकॉज दे आर हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। V2O5 इज यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, Fe यूज इन हेबर्स प्रोसेस, निकल यूज इन हाइड्रोजनेशन, प्लेटिनम है, पैलेडियम है। कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था हमने, Activation energy एनर्जी को ऑफ कम एक्टिवेशन करना। को कम कर देता है। ठीक है। और आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया, Fe+3 कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन I- एंड पर सल्फेट आयन। और आपको ये सेम एज इट इज, खाली करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ लेगा। और वो लोग क्या दे देंगे, Fe+3 की जगह पे Fe2+ दे देंगे। हो गया कल्याण। बच्चों समझा? Yes, sir. ऐसे तो आपको एक चीज बात बता दूं, डीएनए ब्लॉक, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर बहुत टफ लगता है, लेकिन आप सिंपल सी एक बात बोलता हो, आप मेरे नोट्स देख लो, कितने पेज में नोट्स खत्म है बच्चों, 3, सिर्फ 3 पेज। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, वो देखो, जो भी दो बहुत ही टफ पेपर बना था इनऑर्गेनिक का, और वो दोनों क्वेश्चन जो थे वो इधर से थे। देखो, एक तो ये था, इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन ड्यू टू द मोर स्टेबल नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और दूसरा जो था वो क्वेश्चन, वो इधर से था। ये सेम स्टेटमेंट एज इट इज उठाए थे यहाँ पे से, देखो ये वाले सेम, मतलब एक ही पेज में से 2 क्वेश्चन, 8 मार्क्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का हो गया। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं ये एटम है, तो यहाँ पे जो वॉइड स्पेस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे एटम जो होते हैं, वो छोटे छोटे एटम जो होंगे वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे छोटे एटम्स ट्रैप हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे। और यहाँ पे जो छोटे एटम्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, या तो हाइड्रोजन होता है, या तो कार्बन होता है, या नाइट्रोजन, ये ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। So they are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice. They are non-stoichiometric. इनका कोई परफेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है बच्चों। ये हम लोग ने जो पेपर सॉल्व किया, क्या इसके पॉइंट्स आए थे कि नहीं आए थे, एक बार याद है कुछ? ये नहीं। पॉइंट्स एज इट इज उठा के डाला था उन्होंने। दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, एक एक पॉइंट ध्यान से जो, दे आर नाइदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवेलेंट। ये एग्जांपल्स हैं। द फॉर्मूला डू नॉट corresponds टू एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। प्रॉपर्टीज, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन प्योर मेटल। क्यों? क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस भी ऑक्यूपाई हो गया है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी एंड दे आर केमिकली एक्टिव या इनर्ट, इनर्ट, बराबर है, ये हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय बच्चों कब बनता है, जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं। लेकिन जब मेटल को मिक्स करते हैं ना, तो जो मेटल एक दूसरे में मिक्स होते हैं उनके साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना तक चलेगा, 15% तक चलेगा। तो अलॉय इज अ होमोजीनियस सॉलिड सोल्यूशन, द मेटालिक रेडी आर विद इन 15% ऑफ ईच अदर
Alloys are generally hard and they have high melting point. Brass is an alloy of copper and zinc. Bronze is an alloy of copper and tin. Ferrous alloys में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं. They are used in the production of various stainless steel and steel. याद रखना. इतना सबको समझा? बच्चों पॉइंट नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 11 से लगा के 15 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अभी ना सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, फिर आपको मैं एक एक पॉइंट करके समझाता हूँ. ठीक है, अगर आप पॉइंट नंबर 11 से लगा के पॉइंट नंबर 15 तक एनसीईआरटी पढ़ते हो, ये बड़े बड़े पैराग्राफ दिए, कुछ समझेगा नहीं. ठीक है, इसलिए मैंने नोट्स को बहुत ही प्रॉपर सिस्टमेटिक बनाया हुआ है. एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना. फॉर द 3D सीरीज स्टार्ट विथ स्कैंडियम गोज अप टू जिंक. सिर्फ कॉपर को छोड़ के बाकी सब का वैल्यू क्या है? नेगेटिव. अगर आपको सीरीज याद है तो लाइक कैल्शियम, सोडियम मैनेज्ड ऑल ज़ेब्रा क्रैब्स, फ्लैसिड कोबाल्ट नीड शाइनी पेबल्स. फिर बच्चों ऊपर आता है H2. H2 के ऊपर एक ही 3D एलिमेंट है बच्चों, कौन था वो? कॉपर था. तो आप बताओ ये सबका वैल्यू नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? नेगेटिव. और इसका वैल्यू क्या था? पॉजिटिव. Positive. इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 3D सीरीज में अगर मैं इसका रिएक्शन लिखने जाता हूँ जैसे Mg2+ या Mn+2+2 इलेक्ट्रॉन ऐसा, तो आप बताओ खाली कॉपर को छोड़ के बाकी सबका वैल्यू क्या है? नेगेटिव है. तो फॉर द 3D सीरीज, बच्चों मैं वापस बोल रहा हूँ, ये पॉइंट्स में बहुत ध्यान से सुनना है अच्छे से. फॉर द 3D सीरीज एक्सेप्ट कॉपर Me0+2 नेगेटिव इंडिकेटिंग दैट दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. और सबको पता है जिसका वैल्यू नेगेटिव होता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है. परफेक्ट है ना. नीचे वाले नेगेटिव इज मोर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऊपर वाले पॉजिटिव वाले गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बराबर है. अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ. आप लोगों को मैंने सिखाया था कि जो भी H2 के ऊपर आता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों? याद करो याद करो. नहीं करें. करेंगे. बोलो नहीं बच्चों करें. जल्दी बोलो. नहीं नहीं करेंगे करें. ना. हाँ, तो Cu2+ का वैल्यू है 0.34 विच इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर कैन नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड. बराबर है. H2 से वो रिएक्शन करेंगे नहीं. लेकिन आप बोलोगे सर हमको तो आपने सिखाया था पी ब्लॉक में कि वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके N2O और NO2 ये सब बनाते हैं. बराबर है कि नहीं है? Yes, sir. तो बच्चों उसका रीजन भी सुन लो ना. बिकॉज वो सिर्फ उनके साथ रिएक्शन कर सकता है जो गुड डैश एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जैसे HNO3 है और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. आज के बाद याद रखना H2SO4 के अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है. बोलो क्यों? क्योंकि सल्फर ऑलरेडी किस में है? +6 में. तो खुद क्या और रिड्यूस और ऑक्सीडाइज कैसे होगा वो? ठीक है ना. तो अभी सब लोग ध्यान से सुनो. याद रखना हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. आई रिपीट, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है. याद रखना. तो HNO3 हुआ, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हुआ, उनके साथ ये रिएक्शन करता है. बराबर है. कॉपर रिएक्शन करता है बिकॉज दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो बच्चों एक बात याद रखना, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इनके साथ रिएक्शन करता है तो खुद का क्या करते रहेंगे ये लोग? बोलो. Reduction. रिडक्शन. हाँ, और हमने पढ़ा भी था कि N2O बनेगा या तो NO बनेगा या फिर NO2 बनता है. याद है कुछ? These are Yes. the reduction products of HNO3 which reacts with copper. एक एक 11 से लगा के 15 तक जितने भी पॉइंट्स है मैं बहुत ही आराम से एक एक पॉइंट वापस बताऊंगा. प्लीज सब लोग इसको एब्जॉर्ब कर ले. फॉर द 3D सीरीज एक्सेप्ट कॉपर E0 ऑफ M+2M इज नेगेटिव इंडिकेटिंग दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. खाली कॉपर का पॉजिटिव है, इसका मतलब वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा. बट कुछ एसिड ऐसे जो कौन से हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है एंड हॉट H2SO4 दे रिएक्ट विद कॉपर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बच्चों, ये जो कॉपर का वैल्यू है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? Positive. पॉजिटिव है. क्यों पॉजिटिव उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. क्या कारण है क्यों पॉजिटिव क्यों है ये? तो सुनो, कॉपर जो है सबसे पहले अगर सॉलिड से अपने को Cu2+ एक्वस में लेके जाना है
तो थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो। बताओ, अगर मुझे इसको ऐसे में लेके जाना है तो सबसे पहले तो इसका सब्लिमेशन करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। फिर इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम लोग? 2। तो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, CO2 प्लस अभी भी गैस ही है। फिर मुझे था इसको एक्वस में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रेशन ना। यस। तो बताओ यहाँ पे टोटल कितने स्टेप्स हुए? 3। तो 3 स्टेप में से बेटा आपने 2 जगह पे इन्वेस्टमेंट किया। देखो, आप बता, सब्लिमेशन के लिए आपको नहीं लगता है मेटल को सब्लाइम करना है, कॉपर को सब्लाइम करना है, मतलब सॉलिड में एक समझो तांबे का ग्लास है आपके पास, उसको पूरा गैस में कन्वर्ट करना है, कितना एनर्जी लगेगा बच्चों? बहुत ज्यादा। फिर उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन भी निकालना, जबकि तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको लगता है फर्स्ट और सेकंड स्टेप में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है? यस। बराबर है। और थर्ड स्टेप में उसका खाली हाइड्रेशन हो रहा है, मतलब वहां पे हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच कटायन और अनायन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो मान लेते हैं आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, इधर 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो टोटल कितना करोड़ इन्वेस्ट हो गया? 2। और यहाँ पे आपको जाके बेटा 2 लाख का बेनिफिट हुआ, मतलब आपने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया और 2 लाख आपको मिला। तो बच्चों ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी तो बात। बच्चों क्या कॉपर जो है कॉपर 2+ में जाना चाहेगा? नहीं, नहीं जाना चाहेगा कि जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहिए, सबसे ज्यादा तो सुनो, वाला। कॉपर से कॉपर 2+ नहीं जाएगा, मतलब इसका E0 वैल्यू क्या होगा? बोलो। नेगेटिव। हाँ नेगेटिव होगा, सीयू से Cu2+ नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं पॉजिटिव। तो इसका E0 वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। और हम लोग ने बेटा कौन सा वैल्यू देखा? Cu2+ से Cu का वैल्यू देखा या किसी और का वैल्यू देखा था? ये देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा था? M+Cu2+ से Cu का वैल्यू देखा था ना। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव क्यों आया पता चला? यस सर। बोलो क्यों आया बच्चों पॉजिटिव? क्योंकि इसमें बॉन्ड को तोड़ने का एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, बट हाइड्रेशन में उतना एनर्जी रिलीज होगा क्या? नहीं। बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। तो अभी आप बोलोगे सर इसमें सब्लिमेशन में ज्यादा एनर्जी क्यों लग रहा है, आयनाइजेशन में ज्यादा एनर्जी क्यों लग रहा है? तो इसका रीजन है, साइंस टीचर जैसे जानने वाले बराबर कोई नहीं। कोबाल्ट और निकेल बराबर है, तो यहाँ पे क्रोमियम, Mn, Fe और Cu आएगा, बराबर है। तो आप बताओ बच्चों, क्या कॉपर का साइज, एटॉमिक साइज कम है या ज्यादा है? बोलो, अरे बोलो, एटॉमिक साइज कम है कि नहीं है इससे, कैडमियम के मुकाबले? कम है। हाँ। तो कम है तो बच्चों इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नहीं होगा? एटम छोटा है तो इनके बीच में बॉन्डिंग भी अच्छी खासी होगी, तो इसका मतलब इसका सब्लिमेशन भी ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा, बट हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा क्या? नहीं। तो इसलिए बच्चों याद रखना, इसका हाइड्रेशन नो डाउट अच्छा खासा होता है, बट उतना नहीं होता है कि वो सब्लिमेशन और इसको कंट्रीब्यूट कर पाए, इसलिए इसका कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव होता है। आप मुझे बताओ, सब्लिमेशन सबसे इजीली किसका होगा? सर सब्लिमेशन मतलब मेटालिक बॉन्डिंग कम होगी, या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एटम बहुत बड़ा होगा तो एटम्स के बीच में बॉन्ड ही वीक है। बताओ सब्लिमेशन सबसे ज्यादा इजीली किसका होगा बच्चों? कैंडियम। कैंडियम का। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका सबसे कम होगा, जो सबसे बड़ा एटम है? बोलो। कैंडियम। कैंडियम का, बराबर है। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम है ना, स्कैंडियम जो है ना, वो एक ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो +2 दिखाता ही नहीं है बच्चों। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि 3D1 4s2 है ना। तो अगर मैं स्कैंडियम को +2 में लेके जाऊँ तो 3D1 हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को लेके मैं क्या करूंगा इससे, तो मैं सीधा +3 में जाके सीधा आर्गॉन में कन्वर्ट हो जाऊंगा, बराबर है। तो याद रखना स्कैंडियम जो है डायरेक्टली किस में जाता है? +3। +2 में जाता है कि +3 में? +3। वो +2 दिखाता नहीं है, नहीं। बराबर है। सेम बच्चों जिंक भी +2 ही दिखाता है, +3 दिखाता है क्या? नहीं है ना।
नहीं। जिंक जो है +3 नहीं दिखाता है, +2 दिखाता है, बराबर है, बराबर है। जिंक के बच्चों कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, खाली एक ही है ना, +2। और स्कैंडियम का कौन सा बताओ, +2 तो एग्जिस्ट नहीं करता, +3 एग्जिस्ट करता है ना। अभी एक क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों को, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है? Scandium. Scandium. ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है? स्कैंडियम। स्कैंडियम। बच्चों क्या गलत कर रहे हो, जिंक भी तो है ना, जिंक में भी तो देखो नहीं दिख रहा है ना। सर ट्रांजिशन। Yes, this is what I wanted. Zinc is not a transition element. Zinc transition element नहीं है, याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। द आंसर इज स्कैंडियम नॉट जिंक, बिकॉज जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नेम द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन 3D सीरीज विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो। जिंक एंड स्कैंडियम दोनों। जिंक एंड स्कैंडियम दोनों आता था। बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना बच्चों क्वेश्चन को एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर करना। यहाँ पे बच्चों टॉपिक है अपना, ये देखो, सॉलिड से पहले एटमाइजेशन हुआ, फिर आयनाइजेशन 1 2, फिर हाइड्रेशन हुआ। Cr+2 जो कि बच्चों D4 होता है, क्या होता है, D4। D4 है तो बच्चों D5 में जाना चाहिए, कल ही आया था पेपर में, याद है, बताओ। D4 है तो बच्चों D5 में जाना चाहेगा कि D3 में जाना चाहेगा, बताओ। फाइव में आया। D5 में जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। D5 में जाना चाहिए बच्चों, बराबर है। तो D5 में जाना चाहिए, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करेगा तो कौन सा एजेंट होना चाहिए, खुद का रिडक्शन करे तो कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। बट उन्होंने क्या दिया इधर, रिड्यूसिंग। क्योंकि जो क्रोमियम होता है ना बच्चों, +3 में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्रोमियम +3 में बेटा वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये T2G और ये Eg में स्प्लिट होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बच्चों T2G हाफ फिल्ड हो जाएगा ना, समझा सबको। इसलिए याद रखना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। जबकि Mn+3 है, वो भी D4 है, बट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल बनाता है। तो याद रखना, क्रोमियम+2 जो है, क्रोमियम+2 वो अच्छा कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ड्यू टू हाफ फिल्ड T2G। एंड Mn+3 जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। बच्चों दोनों का रीजन सेम है कि अलग है? अलग है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। आगे, E0 of M+2, M फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, क्या रीजन था बच्चों, याद करो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सर बहुत ज्यादा था, और हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज्यादा नेगेटिव था क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं। Mn2+Mn का और Zn2+Zn का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका रीजन क्या है, ये D5 और ये D10 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वो लोग नहीं जाना चाहते Mn में, क्योंकि वो स्टेबल है। E0 of Ni2+Ni, E0 of Ni2+Ni इज नेगेटिव, हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा हाइड्रेशन इनमें से, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा बच्चों इनमें से, जिसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, बोलो। अरे यार बोलो। निकल का होगा ना। निकल का, सिंपल। हाँ, और सबसे ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन, ये नेगेटिव E0 RP वैल्यू किसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होना चाहिए, स्कैंडियम होना चाहिए। बट स्कैंडियम हो नहीं सकता, क्योंकि स्कैंडियम बच्चों +2 दिखाता ही नहीं है ना। तो होना चाहिए था स्कैंडियम, पर हो नहीं सकता, बिकॉज स्कैंडियम +2 दिखाता नहीं है। तो इसलिए उसके बाद वाला कौन है, टिटेनियम। समझा सबको? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक बार वापस से रिवाइज कराता हूँ मैं, प्लीज देखना। कॉपर को छोड़ के बाकी सबका वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब बाकी सब गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड। बट कुछ एसिड ऐसे हैं जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 है, एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उनके साथ ये रिएक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, वो हमने पढ़ लिया। Cr+4
Cr+2 एंड Mn+3 दोनों D4 है, बट एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि एक हाफ फिल T2G के बारे में बात कर रहा है और एक हाफ फिल D ऑर्बिटल के बारे में। कॉपर का वैल्यू पॉजिटिव होने का कारण है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। सबसे ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी है निकल का, और पूरे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ये नेगेटिव वैल्यू E0 ऑफ M+2 M का वैल्यू है वो स्कैंडियम का होना चाहिए, पर होता है टिटेनियम का, क्योंकि स्कैंडियम+2 दिखाता नहीं है। आगे ट्रेंड्स इन M+3 M+2, M+3 से M+2 में अगर वो नहीं जाना चाहता मतलब नेगेटिव, इसका मतलब M+3 मोर स्टेबल है तभी तो नहीं जाना चाहता है, और अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब M+2 ज्यादा स्टेबल है तभी तो वो उसमें जाना चाहता है। ये याद रखना बस। इधर इसका कोई डेटा दिया है, देखो ये रहा, ठीक है। आप बताओ Mn अगर मैं +3 में देखूंगा, Mn+3 मतलब 3D5 ना, और Mn+2 मतलब क्या होगा 3D5। Mn+3 कितना होगा बच्चों? 3D4 3D4 हो जाएगा, बरा ना। और Mn+2 कितना होगा बताओ? 5 D5 तो 3D5। यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ना, तो इसका मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये देखो 1.57, क्योंकि Mn+3 जो है Mn+2 में जाना चाहता है। नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों पॉइंट सिखाऊंगा मैं, पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड है, फजान्स रूल भी आएगा इसमें, ध्यान देना। 11th के बाद 13 पॉइंट और ये 15 पॉइंट, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनना। ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक जब पढ़ा तो मुझे था हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके किसके साथ देखने को मिलता है जनरली बच्चों, याद करो। ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थे उनके साथ, है ना, जैसे फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बराबर है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, करेक्ट। आप बताओ फ्लोराइड जो है वो जनरली कौन से टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड या कोवलेंट बच्चों? रिस्पांस कम हो गया, रिस्पांस कम हो गया, बोलो, मुझे नहीं पढ़ना है बच्चों कोवैलेंट। डीएनए ब्लॉक, बोलो। कोवलेंट नहीं बनाते, कोवैलेंट। दे फॉर्म Covalent. आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो इनका जो कंपाउंड होगा वो लैटिस एनर्जी वाला होगा या बॉन्ड एंथैल्पी वाला होगा? लैटिस एनर्जी लैटिस Lattice. यस। एनर्जी। सो ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी लाइक COF3, इसमें कोबाल्ट +3 है। अगर ये का ये +7 होता तो या +6 होता तो ये कंपाउंड कोवलेंट होता कि आयोनिक होता, अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो? बोलो। Covalent. बहुत Covalent. अच्छे। और अगर हायर बॉन्ड एंथैल्पी आया इन टर्म्स ऑफ हायर कोवलेंट कंपाउंड्स, VF5 मतलब +5 एंड क्रोमियम +6 है बच्चों यहाँ पे। इतना सबको समझा? तो याद रखते हैं वापस से, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली विथ फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। फ्लोराइड्स में दो टाइप हो सकते हैं, आयोनिक भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है तो वो कोवलेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। कॉपर 2+ जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ऑल कॉपर 2+ हाइलाइट्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड। बच्चों Cu2+ के साथ में F- एग्जिस्ट कर सकता है, Cl- कर सकता है, Br- कर सकता है, बट I- नहीं कर सकता। मतलब CuCl2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सर क्यों नहीं करता है? बिकॉज कॉपर जो है ना उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना, याद रखना। Cu2+ ऑक्सीडाइजेज I- to I2। Cu2+ जो है I- को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता है, और खुद जो है वो रिड्यूस होके +1 में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो कॉपर +2 जो है फ्लोराइड्स भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, बट ये एग्जिस्ट करता नहीं है। अभी जस्ट इमेजिन करो आप एग्जाम में बैठे हो और आपको क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? ऑप्शन ए CuF2, ऑप्शन बी CuCl2, ऑप्शन सी CuBr2 एंड CuI2। बच्चों समझेगा भी नहीं आपको, ये सब चाइनीज एक जैसे दिख रहे हैं। बोलो समझा सबको? Yes, sir. Answer. आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, कॉपर +1 जो है भले वो 3D10 है, बट फिर भी वो एक्वा स्टेट में स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे वो कॉपर +2 में जाता है ना, इसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है बच्चों। याद रखना, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतनी एनर्जी इवॉल्व होगी और उतना वो स्टेबल हो जाएगा। तो Cu+1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन द एक्वा स्टेट एंड दे अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। दिस इज योर लास्ट टू लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट एज इट इज फ्रॉम नोट्स। Cu2+ compounds are unstable in the aqueous state and undergo disproportionation to form Cu2+ and Cu। Cu2+ ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि it is more stable due to more negative dash
हाइड्रेशन एंथैल्पी। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, हाइड्रेशन उसका ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड्स की बात करें, ये फ्लोराइड्स की बात होगी। ऑक्साइड्स 3D सीरीज एलिमेंट्स आल्सो शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑक्साइड। जैसे Mn2O7 +7 है बच्चों। आप लोगों ने कभी सुना है मेटल जो होता है कौन से स्टेट में होता है जनरली? बोलो, जनरली मेटल किस स्टेट में होते हैं? हाँ, सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड। Solid. सॉलिड होते हैं ना। आप बताओ, मेटल अगर सॉलिड है तो उसका ऑक्साइड भी सॉलिड ही होना चाहिए। Yes, sir. बट यहाँ पे बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो +7 है। +7 आया मतलब इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंड जो ना ऑयल है, ऑयल कौन से स्टेट में होता है ऑयल? Liquid. तो इट्स अ ग्रीन कलर का ऑयल है बच्चों, ये देख लो इधर, इट्स अ कोवेलेंट ग्रीन ऑयल। उसका रीजन क्या है? Higher कोवेलेंट कैरेक्टर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कोवेलेंट कैरेक्टर। याद रहेगा सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर MnO-Mn लिंकेज है बच्चों, इसको इग्नोर मत करना, ये स्टेटमेंट है एज इट इज। Mn2O7 इज अ ग्रीन ऑयल लिक्विड कंटेनिंग Mn बॉन्ड Mn। गलत है कि सही है? सही। क्या सही है गलत है? गलत। MnO मैंने बोला Mn बॉन्ड Mn। क्या Mn बॉन्ड Mn है? नहीं। तो फिर बीच में कौन है ये? ऑक्सीजन। इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन बच्चों। आप ऑब्जर्व नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, बोनस है इनऑर्गेनिक आपको। आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी ये सब इजी पार्ट है, कुछ ज्यादा नहीं, खाली वैल्यूज है। वैल्यूज पॉजिटिव आया तो आपको याद रखना है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेगेटिव आया तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। मेन आते हैं बच्चों ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है? यहाँ पे देखो 15 वाला जो पॉइंट है वो आपके नीट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म्स MO टाइप ऑफ ऑक्साइड विच आर आयोनिक या कोवेलेंट। Ionic. पहली बात तो क्यों आयोनिक? क्योंकि यहाँ पे +2 है। +2 है मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है या हायर? Lower. और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बच्चों इसका मतलब पक्का वो क्या होगा? आयोनिक। हायर रहता तो कोवेलेंट होता। दूसरी बात, स्कैंडियम ने क्या गुना किया बेटा, उसको क्यों नहीं दे रहे लोग? क्योंकि वो +2 में नहीं जाता है, +3 में क्योंकि ही स्कैंडियम +2 दिखाता ही नहीं है। समझा सबको? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, स्कैंडियम यहाँ पे +3 में है, Mn यहाँ पे +7 में। आपको लगता है ये बहुत लोअर में और बहुत हायर में? तो मुझे बता, यहाँ से जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो कौन सा कैरेक्टर कम हो रहा है? आयोनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो अगर आपको पूछा किसी ने कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन, तो Mn Mn2O7 याद रखना। और यहाँ पे भी दिया देखो, Mn2O7 इज अ कोवेलेंट ग्रीन ऑयल, Mn2O7 एंड CrO3 आर एसिडिक। बच्चों एक इंटरेस्टिंग सुनो सुनो सुनो, CrO, Cr2O3 एंड CrO3, ये 3 कंपाउंड दिख रहे हैं आपको? आपको एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 था, बराबर है? यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, और यहाँ पे +6 है। क्या कुछ ऑब्जर्व देख करने को मिला? या फिलहाल ये मत रीड करो, मत रीड करो इसको, बोलो क्या ऑब्जर्व करने को मिला? ऑक्सीजन नंबर बढ़ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो मुझे बता व्हाट हैपेंस टू देयर कोवेलेंट कैरेक्टर? बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? CrO3। अभी मैं क्वेश्चन पूछूं, हाँ। आप बताओ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बताओ, CrO बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, और ये बच्चों एसिडिक है। क्या इसका जस्टिफिकेशन समझ में आया? यस। तो यहाँ पे देखो Mn2O7 एंड CrO3 दे आर डैश इन नेचर,
एम्फोटेरिक। V2O5 खुद बोलता है कि मैं एम्फोटेरिक हूँ, तो अगर ये एम्फोटेरिक है तो इसके कम वाले तो बेटा बेसिक होने चाहिए, क्योंकि अपना रूल क्या है, बेसिक, फिर आता है एम्फोटेरिक, फिर आता है एसिडिक। एसिडिक। तो बच्चों इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ऐसे, बराबर है। तो मेरा एक सवाल है, अगर तुम एसिडिक बोल रहे हो एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट को +5 को, तो इट इज ऑब्वियस दैट +3 एंड +4 क्या होगा फिर, बेसिक। बेसिक ही होगा। तो अगर V2O5 एम्फोटेरिक है तो V2O3 क्या होगा, बेसिक होगा। V2O4 भी बेसिक। लेस बेसिक हो जाएगा। समझा सबको? हाँ। अभी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते, रुको। V2O5 लेस बेसिक है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके VO+2 बनाता है। ये एम्फोटेरिक है, इसलिए वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है और ये बनाता है। अभी नीट में लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था बताएं? V2O5 is amphoteric in nature, which on reaction with HCl gives VO4 3-। गलत है कि सही है? गलत है। बच्चों क्या आंसर आना चाहिए था? VO4+। बस खत्म। अभी ये जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया ना आपको पूरा, ये खाली ना एनसीईआरटी में एक बार रीड करके देखना तुम, कितना क्लियरली यहाँ पे दिखा हुआ है कि एम्फोटेरिक है, एसिड के साथ रिएक्शन किया तो ये बनता है, बेस के साथ रिएक्शन किया तो ये बनता है। एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में दिया था, इसलिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुआ था। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। सब लोग एक बार मेरे साथ में पूरा का पूरा 11 से लगा के 15 तक रिवाइज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन है, कोई भी इसको मिस मत करना। एकदम क्विक रिवीजन करा रहा हूँ 11 से 15, ठीक है। सबसे पहले पूरे 3D सीरीज में कॉपर को छोड़ के बाकी सबका वैल्यू नेगेटिव है, मतलब बाकी सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। इसका मतलब वो कि वो एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज नहीं करेगा, बट कुछ एसिड ऐसे हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनके साथ ये रिएक्शन करता है। जैसे HNO3 है एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उनके साथ ये रिएक्ट करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, किसी भी एसिड की बात करें तो उसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप में सबसे पहले एटोमाइजेशन, फिर आयनाइजेशन, फिर हाइड्रेशन होता है। कॉपर प्लस क्रोमियम +2 और Mn+3 दोनों 3D4 है, 3D4 है, बट फिर भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि क्रोमियम जो है वो हाफ फिल T2G के पीछे भागता है और ये हाफ फिल D ऑर्बिटल के पीछे भागता है। एंथैल्पी ऑफ ये E0 वैल्यू फॉर copper 2+ कॉपर इज पॉजिटिव। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बच्चों हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न कम है। पूरे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका है बच्चों, बोलो? निकल का। और सबसे ज्यादा नेगेटिव E0+2+ किसका वैल्यू बताओ? नहीं। स्कैंडियम का होना चाहिए था ऑस्कर, वो नहीं होता है किसका? टिटेनियम, क्योंकि वो +2 दिखाता नहीं है। उसके बाद में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके किसके साथ देखने को मिलता है? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। क्लोरीन के साथ रहेगा तो फ्लोराइड। फ्लोराइड में बेटा 2 टाइप होते हैं, कोवलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी होगा। लो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो आयनिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा जैसे VF5 CrF6 तो कोवलेंट होगा। कॉपर का +2 सबके साथ एग्जिस्ट करता है, खाली एक के साथ नहीं करता। कौन है वो? इट अंडरगोज डैश रिएक्शन टू फॉर्म कॉपर +1 या +2? +1। एंड क्या बनेगा बच्चों? I2, है ना। कॉपर +1 कंपाउंड स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। एंड दे अंडरगो डैश रिएक्शन disproportionation to form dash and dash. Why Cu2+ is more stable even though it is 3D9? हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव क्यों है इसका, बोलो? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। वेरी नाइस। नेक्स्ट, Mn2O7 में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या आयनिक कैरेक्टर? क्यों कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है बच्चों? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या इसमें MnO-Mn बॉन्ड है कि Mn-Mn बॉन्ड है? वेरी गुड। सबके सब मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट स्कैंडियम एमओ टाइप है, जो कि आयनिक है कि कोवलेंट है? आयनिक है। क्यों ऐसा? आयनिक क्यों, कोवलेंट क्यों नहीं? क्योंकि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। क्योंकि +2 है तो बहुत ही कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसका मतलब आयनिक ही होगा, कोवलेंट नहीं। स्कैंडियम ऑक्साइड और अगर Mn2O7 की बात करें तो जब स्कैंडियम से Mn2O7 तक गए तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है?
कोवैलेंट 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 कैरेक्टर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है, कम कम होता है, होता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। बढ़ता है। वेरी गुड। नेक्स्ट B2O5 क्या है? Amphoteric. ओके, तो B2O3 और B2O4 क्या होगा? बेसिक। वेरी नाइस। Less basic. यहाँ तक सबको समझा? यस सर। TRO क्या है बच्चों? बेसिक। बेसिक, Cr2O3 एम्फोटेरिक। और CrO3। एसिडिक। अभी मैं आप लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन समझाने वाला हूँ। सब लोग रेडी? Yes, sir. ठीक है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे, नेक्स्ट स्क्रीन पे पेपर पे सिखाऊंगा। ये वाला यहाँ से नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देना। चलो देखते हैं एक बार। K2Cr2O7 पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें K2Cr2O7 का प्रिपरेशन, ठीक है? K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर हम बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ क्रोमाइट ओर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट ओर? FeCr2O4। क्या फॉर्मूला बच्चों? FeCr2O4, ठीक है? इसमें जो Fe है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? और क्रोमियम किस में है? +3 में, बराबर। सबसे पहले बच्चों रिएक्शन होती है 3 स्टेप में। स्टेप नंबर 1, हम लिखते हैं और का रिएक्शन करते हैं हम लोग किसी भी बेस के साथ, और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे मिलता है हमें सोडियम क्रोमेट, बराबर है। फिर इस सोडियम क्रोमेट का हम लोग रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। फिर स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? इस सोडियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन करते हैं KCl के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाता है K2Cr2O7 में। तो टोटल कितने स्टेप्स है बच्चों? 3. 3। अभी मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों सब लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो है और FeO.Cr2O3, और हम लोग यूज कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा O3 या O2 ले लेते हैं, ठीक है? तो ये Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा बेटा? Fe2O3। और क्रोमियम ऑलरेडी बच्चों +3 में, तो क्रोमियम का +3 के बाद कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? +6। +6, तो आप बताओ क्या Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है? हाँ. और क्रोमियम का भी हुआ है? हाँ. हाँ, यस। अभी आते हैं नेक्स्ट। आप बताओ, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यूज कर लिया, अभी कोई तो बचा है बच्चों। Base. मान लेते बेस हमने यूज किया NaOH, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे +6 है ना ये, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, प्लस यहाँ पे H2O। अभी आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि जो CrO3 है वही रिएक्ट करेगा, Fe2O3 रिएक्ट नहीं करेगा? बाय द वे Fe2O3 है जो है बच्चों वो बेसिक इन नेचर है। बोलो कौन सा नेचर है? Basic. बेसिक है। अगर वो बेसिक है तो बेटा बेस बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा. नहीं करेगा। यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों? +6. तो +6 मैंने आज ही बोला कुछ तो बच्चों, इट इज डैश इन नेचर। Acidic in nature. और अगर ये एसिडिक है तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. तो अभी अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूँ तो मेरा CrO3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? बताओ फर्स्ट स्टेप में, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मेरा FeO.Cr2O3 है, प्लस मैंने NaOH के साथ रिएक्शन किया +O2। तो सुनो, ये मेरा हो गया और ये हो गया मेरा बेस, और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे क्या मिला बताओ? Na2CrO4 मिला। बाकी सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या Na2CrO4 मिला? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. हाँ। Yes, sir.
अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर Na2CrO4 ही क्यों बनाया आपने, आपको कैसे समझा था? तो सुनो, यहाँ पे बेटा क्रोमियम +6 है ना, और आपके ओर में जो हमारा क्रोमियम था इधर इधर, ये भी +6 था, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनता है। राम सर आपने सिखाया, हमको समझा, बट हमको एक और डाउट आ गया कि आपको कैसे पता चला कि Na2CrO4 ही बनाना है? आप Na2Cr2O7 भी तो बना सकते थे, उसमें भी तो क्रोमियम +6 है। बोलो बच्चों, वैलिड पॉइंट है कि नहीं है? है। तो बच्चों अगर ये वैलिड पॉइंट है तो आपको एक ट्रिक सीखना पड़ेगा, ABCD, एनीबडी कैन डांस। A स्टैंड्स फॉर एसिड, B स्टैंड्स फॉर बेस, C का मतलब होता है क्रोमेट, और D का मतलब होता है डाइक्रोमेट। तो याद रखना, एसिडिक मीडियम में बच्चों डाइक्रोमेट ज्यादा स्टेबल होता है, और बेसिक मीडियम में बच्चों क्रोमेट ज्यादा स्टेबल होता है। याद रहेगा? यस सर। डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7 2- एंड इसका मतलब CrO4 2-। तो आज के बाद याद रखना, हमारा मीडियम कौन सा है बच्चों? बेसिक। तो बेसिक है, तो बच्चों CrO4-2 ही बनेगा ना। हाँ। और अगर आपने बच्चों एसिडिक मीडियम रखा होता तो वो कौन ज्यादा स्टेबल होता? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। समझा यस कि सर। नहीं समझा? समझा। सर थोड़ा और एक्सप्लेन करो, क्या बेटा? सर अगर डाइक्रोमेट को हमने बेसिक मीडियम में डाल दिया तो क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट। ओके। सर अगर हमने क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाला तो क्या होगा? बोलो डाइक्रोमेट। बोलो बोलो। डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट। और हमको बनाना क्या है? हमको क्या बनाना है? डाइक्रोमेट बनाना है कि क्रोमेट बनाना है? अरे इधर इधर इकडे बघा ना सगळ्यांनी। डाइक्रोमेट बनाना। अगर हमको डाइक्रोमेट बनाना है, बट हमारे पास अभी क्या है? क्रोमेट है। तो उसके अंदर क्या डालेंगे? एसिड। एसिड। तो क्या बन एसिड। जाएगा? डाइक्रोमेट बनेगा। तो ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? क्रोमेट है। हम्म। ये क्या है? एसिड है। एसिड। क्रोमेट को एसिड में डालोगे तो क्या बनेगा? डाइक्रोमेट। बन गया, खत्म। तो सिंपल। दूसरी बात, हमें यहाँ पे सोडियम चाहिए कि पोटेशियम? पोटेशियम। पोटेशियम। तो KCl के साथ रिएक्शन करके डबल डिस्प्लेसमेंट करवा दो, खत्म। बच्चों पहले बोलो समझा। समझा। एक बात बता दी, सब लोग मुझे बताओ, ये क्रोमेट है या डाइक्रोमेट है, ये वाला? क्रोमेट है। क्रोमेट। इसको क्रोमेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डाइक्रोमेट। तो अगर मुझे क्रोमेट से डाइक्रोमेट में जाना है तो क्या करूंगा? एसिड के साथ। एसिड में डालेंगे। एसिड में डालेंगे। एसिड मतलब pH <7 ना। हाँ। यस। बच्चों समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम्म। pH मोर मोर देन। देन 7। समझा? तो यस। अपने से समझा। समझते दूल्हा? Yes, sir. ओके। नाउ टेल मी, स्टार्ट करते हैं, इधर वापस आते हैं, ये देखो, ये ही है अपना स्क्रीन। बच्चों मैकेनिज्म समझा सबको? Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमाइड ओर से बनाया जाता है, FeCr2O4। FeCr2O4 क्रोमाइड ओर है, बेस है। Na2CO3 भी ले सकते हैं, कुछ भी सेस ले सकते हैं बच्चों, याद रखना NaOH ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। येलो कलर का ये कंपाउंड बना, फिर इसके अंदर H2SO4 डाला तो ये ऑरेंज कलर का बन गया। सिंस इट इज मोर सॉल्युबल, इसके अंदर थोड़ा सा हमने KCl डाला तो K2Cr2O7 में कन्वर्ट हो गया, लेस सॉल्युबल। एसिड मीडियम में मोर स्टेबल डाइक्रोमेट होता है, बेसिक मीडियम में मोर स्टेबल क्रोमेट होता है। पीएच का गड़बड़ देख लो। ये है क्रोमेट का स्ट्रक्चर, ये है डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर। ठीक है। टेट्राहेड्रल, यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल है। Na2Cr2O7 is more soluble used as an oxidizing agent in organic chemistry. K2Cr2O7 is a primary standard in volumetric analysis। ये आपको इसमें आएगा, टाइट्रेशन में पढ़ाऊंगा मैं। नेक्स्ट, इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑर्गेनिक में पढ़ा था हमने, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड क्रोमियम जो है वो +6 से किस में जाता है बच्चों? +3 में। तो बच्चों कोई पता है का इसका एन फैक्टर कितना है? 6. 3 है ना? 3 है। 6 3। से किस एन फैक्टर 6 आएगा, सॉरी, क्योंकि 2 क्रोमियम है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। इसका एन फैक्टर 6 होगा। अभी बताओ, अगर Cr2O7 2- की रिएक्शन I- के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? I2 बनेगा।
H2S के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, S बनेगा, Sn+2 के साथ Sn+4 बनेगा, Fe2+ के साथ Fe+3 होगा। क्या हर स्टूडेंट को इसका रेडॉक्स रिएक्शन लिखने आता है? Yes. हाँ क्या मैं रेडॉक्स रिएक्शन लिख के टाइम वेस्ट करूँ? No, sir. नहीं बैलेंस करके टाइम वेस्ट करूँ? No, sir. सबने हमने कहाँ पढ़ा था ये रेडॉक्स रिएक्शन में? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर। ठीक है, ये आपको बहुत इजी लगेगा, ध्यान से देखना इधर। सबसे पहला स्टेप, हम लेते हैं ओर, हम लेते हैं बेस, और हम लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग दिमाग लगाना, सबसे पहले हम लोग लेंगे अपना ओर और उसका रिएक्शन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके MnO3 बन जाएगा प्लस O2 बन जाएगा। ये मुझे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर पहले कितना था? +4। अभी कितना है? +6। बच्चों क्या हुआ, एसिडिक नेचर बढ़ा होगा या कम हुआ रहेगा? बड़ा अगर बढ़ गया तो बच्चों इसका नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ करेंगे? बेस के साथ। और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अपन कंपाउंड बनाएंगे, और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन सा है बच्चों? K2MnO4 की KMnO4? कैसे हुआ KMnO4? हाँ कृष्णा, K2MnO4 K2MnO4 बराबर, जो डार्क ग्रीन कलर का होता है। इसमें Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +6। लेकिन +6 में चाहिए या +7 में चाहिए अपने को? KMnO4 चाहिए कि K2MnO4? KMnO4 बोलो। चाहिए। तो इसका मतलब इसको +6 से +7 में लेके जाना ना बच्चों। +6 से +7 में लेके जाना मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? oxidation. और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है टीना? Anode. एनोड पे। सबको समझा? Yes, sir. अभी सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। यहाँ पे Mn+6 है। अगर हम लोग न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम लेते हैं तो डिसप्रपोर्शनेशन होता है। कीप द वर्ड्स वेरी क्लियर। न्यूट्रल या डैश सोल्यूशन? एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन। यहाँ पे Mn+7 में भी गया और +4 में भी गया। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन भी हुआ और क्या हुआ? रिडक्शन तो बच्चों इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कीप दिस इन माइंड। कितने स्टेप्स हुए बच्चों? 2 दो। सब लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखो। MnO2, यहाँ पे अल्कली है, यहाँ पे O है, बराबर है। अभी मुझे तो यहाँ पे प्रीशा सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ था बेटा? प्रीशा, सौम्या, सौम्या भी नहीं है? यस सर। हाँ बेटा, इधर +4 से क्या हुआ था? +6 में गया था एमएन। हाँ, तो एसिडिक नेचर कम हुआ है बड़ा, एसिडिक नेचर बढ़ा। तो NaOH के साथ रिएक्शन करके K2MnO4 बना। KMnO4 क्यों नहीं बना? वो हमको +6 उस +7 में चाहिए ना। नहीं, +6 ही बनेगा ना, +6 में सेम चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। हाँ हाँ, और हायर हाँ स्टेट में जाना है तो हम लोग उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। चलो ठीक है, डन। हाँ। ना सब लोग वापस से स्क्रीन पे देखना। MnO4-2 जो है MnO4- में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, एनोड हुआ। न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में क्या होगा? इट विल अंडरगो डैश रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन। इतना सबको समझा? तो MnO4-2 को MnO4- में कन्वर्ट करने के कितने स्टेप्स है बच्चों? 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लेबोरेटरी मेथड। Mn2+ ion salt is oxidized by peroxo disulfate ion to permanganate ion। ये रिएक्शन याद रखना। अगर कोई पूछे, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर कोई आपको पूछे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किस एलिमेंट का हो रहा है, रिडक्शन किस एलिमेंट का हो रहा है, बताओ। तो यहाँ पे Mn जो है वो +2 है, यहाँ पे Mn+7। कितना इजी हो गया। क्या हो रहा है बच्चों? Oxidation. ऑक्सीडेशन। सब लोग मुझे बताएं, इस सल्फर का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है इधर, बताओ। सब लोग सॉल्व करके बताओ, जल्दी बोलो। एक्स मेथड से सॉल्व करो। तो -2 है ना ऊपर। हाँ, -2 है। कितना क्लियर दिख रहा है कृष्णा, बताओ बच्चों। +7. +7। क्या सल्फर +7 हो सकता है? नहीं, नहीं सल्फर का मैक्सिमम +6 होता +6 है। से होता है। और बच्चे क्या करते हैं मालूम है? +6 और इधर +4, +7 और इधर +6।
और बोलते सर झालर रिडक्शन, हो गया। बट बच्चों ये रॉन्ग है, क्योंकि सल्फर +6 दिखा, +7 दिखा था नहीं। नहीं है। और एग्जाम के बाद बेटा बाहर आके ऐसा मुंह बनता है, हाँ या ना? हाँ। तो हम लोग को एक चीज दिमाग में रखना है, सल्फर जो है वो +7 दिखाता ही नहीं है। तो सर फिर इधर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Mn का। तो रिडक्शन Mn किसी ना किसी का तो होना पड़ेगा ना। कुछ लिखा है बच्चों इधर? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लिखा है, इसका मतलब इसमें 2 सल्फर जो है उसके बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज होगा, और इसमें ऑक्सीजन -1 है, जबकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है वो उसका क्या है? -2 है। तो -1 से -2 गया, बोलो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी एक फाइनल बताओ, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ बताओ? ऑक्सीडेशन किस एलिमेंट का हुआ? Mn का। Mn और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये -1 से -2 गया ना, हम्म। तो यहाँ पे -1 से -2 को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन बोलेंगे। और रिडक्शन हुआ तो बेटा इधर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, समझा? तो आपको बताओ रिडक्शन किस एलिमेंट का हुआ? ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, Oxygen. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझा सबको? आगे बढ़ते हैं। K2MnO4 इज अ डार्क पर्पल कलर क्रिस्टल, फलाना ढिमका, सब ठीक है। हीट इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताओ, यहाँ पे Mn+7 है, यहाँ पे बच्चों +6 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ। बताओ क्या इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। वेरी गुड, इट इज नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज +7 से +6 इज अ रिडक्शन, +7 से +4 इज ऑल्सो रिडक्शन। reduction. हाँ सर। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। काम सर इसमें दोनों का रिडक्शन कैसे हो सकता है? बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर क्या था? -2 था, इधर क्या हुआ? 0. तो जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। बोलो -2 से 0। ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, बराबर है? तो बच्चों ये डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है? नहीं है. नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बताते हैं पॉइंट नंबर 4। यहाँ पे Mn बच्चों +6 है, यहाँ पे Mn+7 है। +7 मतलब बच्चों 3D 0 हो जाएगा, और N का वैल्यू 0, और ये डायामैग्नेटिक होगा। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? क्वेश्चन हाँ। है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बोलो। ऑप्शन ए, बोलो क्यों? इसके अंदर है, इसके अंदर +6 है, ये भी +6 है, और क्रोमियम +6 मतलब 3D 0, समझा? सर KMnO4 में होता है बट वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या? KMnO4 पे पैरामैग्नेटिक बिहेव करता है बट वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। थोड़ा बराबर से बोल, आवाज नहीं आ रहा क्लियर। KMnO4 भी पैरामैग्नेटिक होता है बट वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है. हाँ, तो इन जनरल अगर अपने को कुछ बोला नहीं तो अपन तो एन लेंगे ना, 1। ओके. नेक्स्ट आते हैं बच्चों, एसिडिक मीडियम में याद रखना Mn का +7 से +2 होता है, तो N फैक्टर 5 होता है। ये रिएक्शन लिख पाओगे सब लोग? हाँ। हाँ सर। न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम बच्चों 2 साल पहले नीट का क्वेश्चन था, 2 से 3 साल पहले, कि न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज होता है बोलते हैं? तो ऑप्शन था +7 से +4। याद रहेगा सबको? यस सर। चेंज 3 से हुआ था, बट उन्होंने ऐसा दिया था +7 से कितना होता है, ऐसा पूछा था। आगे बढ़ते हैं। MnO4 माइनस टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl माइनस अनसेटिस्फैक्टरी, क्यों? क्योंकि MnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और MnO4 माइनस अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Cl माइनस के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों? इसमें कन्वर्ट कर जाएगा Cl2 में। और बच्चों कल मुझे पता है कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए HCl क्यों नहीं ऐड कर सकते? OH माइनस था पता है उसमें रिएक्शन में। यस सर। तो हम लोग ने HCl क्यों नहीं ऐड किया था? बिकॉज यही रीजन था, समझा सबको? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों 2 है सीरीज, लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज इज सीरियम टू लुटेशियम 14 एलिमेंट्स। पीरियड नंबर 6, ग्रुप नंबर 3 है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सी गॉड लाफ, ये मैंने आपको सिखाया था। सी गॉड लाफ क्या है सर?
इसमें इन तीनों में 5D 0 होगा, बाकी सब में 5D 1 होगा, बाकी सब में 5D 0 होगा। मतलब इन तीनों के केस में यहाँ पे 5D में 1 आएगा, बाकी सब में 5D 0 आएगा। क्लियर? हाँ। उसके बाद में हाँ clear। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम, इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ा है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डीप अगर हाफ फिल्ड है या कम्प्लीटली फिल्ड है तो मोर स्टेबल होता है। प्रॉपर्टीज बच्चों आपको एक बार रीड करना है। जैसे DD ट्रांजिशन होता है वैसे FF ट्रांजिशन भी होता है। लैंथेनम +3 एंड लुटेशियम +3 आर डैश कलरलेस। F14 से F0 रेस्ट आर पैरामैग्नेटिक, मैक्सिमम नियोडाइमियम। पता है कल ये पेपर में आया था, हाँ यस सर। आपको पूछा था ना इसमें कौन कितने में गैस बन रहा है, इसमें भी गैस बन रहा है, इसमें भी गैस बन रहा है। कुछ दिन पहले एक डाउट क्वेश्चन आया था, उसमें मिश मेटल करके पूछा था, और मिश मेटल में 95% लैंथेनाइड होता है, 5% आयन होता है, बाकी ये ट्रेसेस एलिमेंट होता है। एज इट इज एनसीईआरटी का स्टेटमेंट था। एक्टिनाइड सीरीज जो होता है थोरियम से लैरेंशियम होता है, 14 एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। पीरियड नंबर 7 ग्रुप नंबर 3, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको याद रखने का ट्रिक बताता। 3 planets यूरेनस नेपच्यून CM लॉरिएट, 3 planets यूरेनस नेपच्यून CM लॉरिएट। इसमें 6D2 होता है, बाकी सब में 6D1 होता है, और इनको छोड़ के बाकी सब में 6D0 होता है। बच्चों ये स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले पेपर में था कि नहीं था? हाँ। यस एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पहला आपको क्या देंगे? असर्शन। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। और नेक्स्ट क्या देंगे? दिस इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय द डैश इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, थोरियम +4 दिखाता है बिकॉज स्टेबल होता है वो उसके लिए। बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजेज है, खाली आप लोग पढ़ लेना। एक वेकर प्रोसेस में आपको कैटलिस्ट पूछते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। Yes sir। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। रुक जाओ। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। नाउ टेल मी, गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज 64 atom, which of the following the correct electron? गैडोलिनियम याद है सबको बच्चों? सी गॉड लाफ, वन। तो इसका मतलब 5D1 होना चाहिए। ID1। हो गया खत्म। नेक्स्ट, KMnO4 is an oxidizing agent in the alkaline medium बोला है, alkaline medium. When alkaline KMnO4 is treated with, yeah, it will give you IO3 minus. Electronic configuration of the transition element X is +3. Oxidation state is 3D5. What is the atomic number? Simple. 18 ये हो गया, ये 5 हो गया, +3 मतलब उसके 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे, 18 और 8 26. Next, in the electronic configuration of CU-DIS, whereas this is this, which of the following statement is correct? बताओ किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है एक्वा स्टेट में? कॉपर +2 ना? ना, Cu2 plus Cu is more stable than Cu1. गलत, बोलो। The stability of Cu and Cu+2 salt depends on the nature of the copper salt. ये राइट है कि रॉन्ग है? क्योंकि वो एक्वा स्टेट पे डिपेंड करता है ना। तो बच्चों आंसर क्या आएगा इसका? 4th। एक्वस होता तो एक्वस वाला बेटर रहता ऑप्शन। कॉपर एंड क्रोमियम एंड कॉपर extra stable in the 3D series. Half filled and completely filled states orbitals are more stable. बच्चों बताओ फर्स्ट आएगा कि सेकंड आएगा? सेकंड। फर्स्ट। नेक्स्ट, ये देखो आ गया ना स्टेटमेंट एज इट इज। देखो इसलिए बोल रहा था अच्छे से रीड करना। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। राइट है कि रॉन्ग है? बराबर। बोलो राइट है कि रॉन्ग है?
Right है. Crystals of potassium dichromate are orange colored. Right. Chromate and dichromates are interconvertible in aqueous solution depending upon the pH of the solution. ये देखो. Right. Right. The oxidation state of chromate and dichromate is different. Wrong. Wrong. तो 1 2 3 आएगा बच्चों. समझा? Yes. Consider the following statement. As the oxidation number increases, metal increases, ionic character increases. सारी बाई ये right है कि wrong है? Right. Right है. Very good. In case of Mn2O7 is a covalent green oil which possesses predominantly dash acidic character and gives HMnO4 plus 7 है. Perfect है. Right है. ये भी right है. V2O5 is amphoteric. It gives VO4 3 minus as well as VO2 2 plus salt. ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ. ये किधर है? ये किधर है? V2O5 ने ये दिया किधर था? ये देखो. VO4 हाँ. केयरफुल, एकदम केयरफुल. बताओ ये दिया था क्या उसने? तो फर्स्ट एंड सेकंड राइट है. फर्स्ट सेकंड वाला ढूंढो. फर्स्ट सेकंड वाला अकेला है ही नहीं कोई. करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा है? So वो CR एक और स्टेटमेंट ना. Fourth statement. CRO is basic while CR2 is amphoteric. बच्चों ये भी राइट है ना? हाँ सर. तो कौन सा राइट है? फर्स्ट भी तो राइट था ना, पर उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया. 2 एंड 4 रहेगा ना फिर. हाँ. अगर यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा चेंज कर दे तो ये भी राइट हो जाएगा. सर वो VO2 प्लस सॉल्ट देता है, बस एसिड और अल्कलाइन में अलग अलग देता है. नहीं लेकिन अपने एनसीईआरटी में किधर ऐसा? ये देखो ना. सर है. ये रहा. सर तेरा आवाज बराबर नहीं आ रहा है एक तो आदर्श. सर ये हेलो. सर इन दोनों में फर्क है. वो V 2 ऑक्सीजन और एक प्लस था, और यहाँ पे V 1 ऑक्सीजन और +2 चार्ज है. आप देखो. किधर? इसमें? हाँ देखो, इसमें VO2 और +1 चार्ज है, उसमें VO और +2 चार्ज है. तो वो दोनों अलग एनसीईआरटी अलग में दिया है ऐसा? नहीं ये हाँ, जो दिया चेंजेस है. बराबर है. देता है सर, वो VO2 प्लस देता है. VO2 +1 चार्ज वाला सॉल्ट भी देता है वो एक मिनट V2O5. रुक जा. एक मिनट रुक जा. ये रहा ना. ओके वो VO2 प्लस है ना? हाँ सर, वही बोल रहा हूँ मैं. ओके. पर वो दिया है क्या एनसीईआरटी में? सर स्टेटमेंट है, मैंने रीड किया है पूरा पैराग्राफ 3 4 बार. तो एक बार स्क्रीनशॉट भेजना मेरे को. ओके सर, चेक तो कर. अगर ये भी राइट होगा तो फिर क्या आंसर आएगा बच्चों? 1 2 3. 1 2 3 4 सब आ जाएगा फिर तो. हाँ. नेक्स्ट. मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर एक्टिनोइड इज शोन बाय. ये तो बच्चों सॉल्व करके देखना पड़ेगा. इसमें आपको देखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाइवैलेंट यूरोपियम आयन एंड ट्राइवैलेंट सीरियम आर. यूरोपियम का क्या है? 63 है. तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 63 है तो 4f 5d एंड 6s ना. यूरोपियम 0 होगा, 6s 2 होगा. यहाँ पे आपका जेनॉन कितना कवर कर रहा है? 54. तो बच्चों कितना आएगा? 54 प्लस 2 56. 56 में कितना ऐड करोगे तो अपना 63 होगा. 7 ना. 7 तो 7. बाइवैलेंट यूरोपियम मतलब ये गया तो 4f7 आना चाहिए. 4f7 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 फर्स्ट वाला राइट. समझा? हाँ सर. Next, when hydrogen peroxide is added to an acidified solution of dichromate, the deep blue colored complex is obtained due to a CrO5. What is the oxidation number of chromium in this? +10 मत टिक करना. क्रोमियम बच्चों याद है इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है, +6. और इसमें अगर पेरोक्साइड लिंकेज होगा तो +6 आएगा. +6 आएगा. इन द प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन फ्रॉम बार्टलेट. ये तो पी ब्लॉक का क्वेश्चन है. दिस इज बिकॉज इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम था. ये पी ब्लॉक का है पूरा क्वेश्चन बच्चों. समझा? हाँ.
ये पूरा पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो इधर से क्वेश्चन है, रीड करो। यहाँ से देखो, बोलो। एल ए हम्म, बोलो। LaOH3। वेरी गुड, क्यों? फजांस रूल। हाँ, जैसे जैसे आगे जाता है एसिडिक बढ़ता है। वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर मतलब बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड इट्स कलर एंड MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ MnO4। ये तो बच्चों हमारे स्टेटमेंट नोट्स में से K2MnO4 बनता है, डार्क ग्रीन कलर ना। हाँ हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्साइड्स ऑफ इज बोथ एम्फोटेरिक? फोर yes. पेज। ऑक्साइड इज बोथ ऑक्साइड्स, बोथ ऑक्साइड एम्फोटेरिक, बताओ। CRO V2 ओके CrO था कि Cr2O3 था? CRO। यार टू Cr2O3 था और V2O5 ना। हाँ हाँ, हम्म। The four यार successive members of the first series transition element listed below. Which of the following these are standard positive sign? कॉपर Copper. कॉपर। Which of the following ion has maximum magnetic moment? बोलो। Fe+3। Fe+3. Oxidation state of chromium in Cr+6 आएगा ना। ये क्वेश्चन देखो आ गया तुम लोग का। तो ऑस्कर चलो सॉल्व करो सब लोग इसको। इसका अंडर नहीं सीखा आया किसी को? ऑप्शन है Fe+3 का कितना आया? 5 मतलब No, रूट 35 ना। रूट 35 C का 2। ओके नेक्स्ट। कोबाल्ट+3 का कितना आया? CR का 3 मत चेक करो, ये CO का 4 ही होगा फिर। देखो दोनों जगह पे 4 है। हाँ, B का D का चेक करो। CR का 15 आएगा। 15 आएगा ना। रूट 15 किया। CR का। हाँ हाँ सर, हाँ। चलो डन। नेक्स्ट जेनॉन वेनॉन वो सब नहीं हो गया वो पहले। और कौन सा है? नहीं, ये वाला बोलो। ये भी अच्छा है क्वेश्चन, ये भी था ना। यहाँ से रीड करो। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस, नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। बोलो। ये देखो आज ही पढ़ा हमने। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर मेटल। बच्चों राइट है हाँ, बट नॉट पूछा है। दे आर वेरी हार्ड, रिटर्न मेटेलिक कंडक्टिविटी, दे आर केमिकली हाँ, इनर्ट, इनर्ट। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन दिस बराबर है। +7 इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हाइलाइट्स MnO फॉर्म नोन। ये बच्चों एक बार सही। एनसीईआरटी में से देखना पड़ेगा, है ये। हाँ, नेक्स्ट थर्ड वाला देखो। फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर अनस्टेबल एट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बराबर है ये। हाँ, जनरली वो कोवेलेंट बनाते हैं हायर में। एबिलिटी ऑफ द फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी और हाई बॉन्ड एंथैल्पी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों लैटिस एनर्जी आएगा कि बॉन्ड एनर्जी आएगा? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी आना चाहिए था। लैटिस एनर्जी इज फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ना। तो हाँ, कौन सा स्टेटमेंट राइट है? 1 2 और 3 1 2 और 3, लेकिन 1 2 3 है, इसका मतलब ये 4 में भी गड़बड़ है। ड्यू टू आइदर हाई लैटिस एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कोबाल्ट+3 भी तो है ना, वो भी तो हायर ही हुआ, COF3। तो इसका आंसर 4th आएगा फिर। समझा सबको? सर लास्ट वाला नहीं समझा। इसमें ना बच्चों सिंपल है, देखो। कोबाल्ट अगर +3 की बात करो, VF5 की बात करो और CrF6 की बात करो, तो ये +3 है, यहाँ पे +5 है, ये +6 है।
तो बेसिकली इन दोनों में क्या है, हायर बॉन्ड एनर्जी और इसमें लैटिस एनर्जी आता है। तो अब इन जनरल उन्होंने क्या बोला कि एबिलिटी ऑफ टू स्टेबुलेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू आइदर लैटिस एनर्जी और हाई बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ पे और दिया दिया ना, तो ये भी हम लोग ने हायर में कंसिडर किया, क्योंकि वैसा कोई ऑप्शन है नहीं ना 1 2 3 करके कोई ऑप्शन है क्या? स्टेटमेंट भी है, सेम टू सेम स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में। हाँ वही वही वही, क्योंकि ये दोनों ने कंबाइन करके दिया उन्होंने। A purple हाँ color compound of this composition on heating to manganese XYZ evolved oxygen gas। ऑक्सीजन गैस आया मतलब पक्का कौन है वो? KMnO4 है। Compound Z reacts with potassium hydroxide in the presence of potassium nitrate gives compound Y। XYZ कौन होगा ये compounds बताओ? A purple color manganese, compound of manganese। बच्चों पर्पल कलर कंपाउंड कौन सा है? 4 KMnO4। Decomposes on heating, decomposes on heating मतलब K2MnO4 प्लस MnO2 हाँ प्लस O2। तो उन्होंने इसको नाम दिया X और इसका नाम दिया Z। कंपाउंड Z बॉन्ड रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स कंपाउंड Y। Y मतलब K2MnO4। तो बच्चों हो गया ना काम। X कौन है? KMnO4। KMnO4 Y कौन है? K2MnO4 खत्म। और Z कौन है? MnO2। MnO2 समझा? Which of the following is formed when small atoms like carbon, hydrogen, nitrogen are trapped in the बोलो interstitial compound ना? हाँ Four successive members of the first row transition register below atomic number. Which of the following is expected to highest third ionization enthalpy? मतलब उसका थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है मैंगनीज बच्चों। Mn, आयरन D5 अगर Mn की बात करें तो 3d5 4s2 हो जाएगा ना। तो दो इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकलेगा, तीसरा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा ना। तो आयरन नहीं आएगा, इसका मैंगनीज आएगा ना। नेक्स्ट, which of the following statement related to lanthanum is incorrect? यूरोपियम shows +2 oxidation state। बराबर है ना, क्योंकि वो हाँ 4f7 हुआ था, आज ही पढ़ा था हमने। Yes. The basicity decreases as the ionic radii decreases from promethium to lutetium। basic character decreases ना, हम्म हाँ right है। all the lanthanoids are much more reactive than aluminium। Cerium +4 solutions are widely used as oxidizing and volumetric। क्या पूछा, करेक्ट या इनकरेक्ट? फोर्थ तो सही है, थर्ड इनकरेक्ट सीरियम है। प्लस वाइडली यूज, ये तो स्टेटमेंट ही है एनसीईआरटी के, ये फिर गड़बड़ आएगा। K2Cr2O7 is used as a primary standard in volumetric analysis। बराबर है सही है। क्या? इट हैज गुड solubility in water। नहीं इसीलिए तो यूज ये करते तो हैं। नहीं Na2Cr2O7 यूज किया था ना हम लोग ने, तभी तो रिप्लेस किया था उसको। तो क्या आएगा बच्चों? option is थर्ड right and ऑप्शन जर्मन सिल्वर। अभी ये आपको देखना पड़ेगा। इन दोनों का एटॉमिक साइज क्या है? सेम है, ड्यू टू डैश lanthanide contract the catalytic activity of transition metal and their compound ascribed mainly due to। याद है कुछ? हाँ एज इट इज स्टेटमेंट है, देखो एनसीईआरटी का कैटालिटिक प्रॉपर्टी में ये रहा, देखो एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर बच्चों? yes sir दिस इज द एंड ऑफ विच टॉपिक? DNF block DNA block elements। Now take 5 minutes break and then we'll discuss the paper।